महाराष्ट्र की राजनीति में क्या उद्धव ठाकरे और देवेंद्र फडणवीस एक साथ आते नजर आएंगे? क्योंकि सवाल इस वजह से बना हाल ही में विधान परिषद में जिस तरीके से फडणवीस का एक बयान सामने आया कि हमारे साथ आ जाओ, फिर उसके बाद एक मुलाकात होती है बंद कमरे में जहां आदित्य ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस और उद्धव ठाकरे मौजूद होते हैं। 20 मिनट तक करीब बातचीत होती है। दूसरी तरफ हाल ही में हमने ये देखा था कि एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे को एक ऐसा नोटिस मिला जिसके बाद भारी बवाल खड़ा हो गया। शिंदे के विधायकों की लगातार ऐसी कुछ हरकतें रहीं जिसकी वजह से एकनाथ शिंदे को यह तक कहना पड़ा कि काम पर ज्यादा ध्यान दो, बातें कम करो। फिर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना, और पहले से राज ठाकरे बीजेपी को कहीं ना कहीं अपना समर्थन देते आए हैं। इन सब कहीं ना कहीं उहापोह की स्थिति में यह माना जा रहा है कि उद्धव और फडणवीस अगर एक साथ आते हैं तो महाराष्ट्र का सियासी समीकरण बीएमसी चुनाव यानी बृहन-मुंबई नगर पालिका के इलेक्शन से पहले पूरी तरीके से बदल सकता है। अब आप जानते हैं कि शिवसेना की ताकत कह लें या ठाकरे परिवार की ताकत कह लें, बीएमसी चुनाव में कितनी रही। सबसे अमीर नगर पालिका में से एक कही जाती है भारत देश की, इसीलिए इसको अपने हाथ से बीजेपी नहीं जाने देना चाहेगी। अगर इससे पहले की स्थिति देखें तो बीजेपी और उद्धव एक साथ ही थे, लेकिन 2022 में हालात बदले, उससे पहले भी हालात बदले तो इनकी राहें अलग हो गई। फिलहाल क्या उद्धव और फडणवीस हाथ मिलाएंगे? अगर हाथ मिलाते हैं तो एकनाथ शिंदे का क्या होगा? क्योंकि देखिए, आज के समय विधायकों के नजरिए से बहुत पावरफुल है बीजेपी अजीत पवार के साथ मिलकर। शायद उतनी जरूरत उनको अजीत पवार की एकनाथ शिंदे की ना भी पड़े, क्योंकि अगर कल को उद्धव साथ जाएंगे तो 20 विधायक उनके साथ जाएंगे और 9 सांसद भी उनके साथ जाएंगे, जबकि 7 सांसद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो ऐसे में यहाँ पर इसी समीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, फडणवीस और उद्धव की मुलाकात को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए दीपक, जाहिर बात है महाराष्ट्र में इस समय राजनीतिक जो कह सकते हैं बड़ी उथल पुथल मची हुई। आप देखिए किस तरह से लगातार सियासी जो माहौल है वो करवट बदलता हुआ दिखाई पड़ता है। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात कहीं ना कहीं ये बताती है कि यहाँ बीजेपी अपने लिए कहीं ना कहीं कोई एक सुरक्षित रास्ता खोजना चाहती है। क्योंकि एकनाथ शिंदे की बात की जाए, उनकी पार्टी की बात की जाए तो उनके लोगों के ऊपर जिस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्योंकि संजय गायकवाड़ हों वो एक कर्मचारी को मारते हुए नजर आते हैं, सरकार की छवि से कहीं ना कहीं खराब होती है। वहीं संजय सिरसाट की बात करें तो उनके कमरे में नोटों से भरा हुआ बैग नजर आता है, वो वीडियो बाकायदा वायरल होता है, उसके ऊपर सरकार की कहीं ना कहीं जवाबदेही तय करने की बात की जाती है। कल विधानसभा के बाहर हंगामा भी किया लोगों ने। तो ये समझ में आ रहा है कि बीजेपी को भी लग रहा है कि शिंदे को साथ लेकर चलने का मतलब है अपनी फजीहत करवाना। और यहाँ पर बीएमसी चुनावों की बात करें या आने वाले चुनावों की बात करें, क्योंकि सदन के अंदर देवेंद्र फडणवीस ने सीधे तौर पर कहा था कि भाई उद्धव ठाकरे जी 2029 से पहले तक तो आपके लिए कोई स्कोप नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप आएँ तो हम आपको साथ लेकर चलने पर विचार कर सकते हैं। उसके बाद इस तरह 20-25 मिनट की मुलाकात होना, जिसमें उद्धव ठाकरे का भी होना, जिसमें आदित्य ठाकरे का भी होना, कहीं ना कहीं ये बात ज़रूर कहीं ना कहीं निकल के सामने आ रही है कि क्या यहाँ से जो समीकरण है एक बार फिर बदलते हुए दिखाई पड़ेंगे। आप देखिए किस तरह से मराठी मुद्दे के ऊपर, मराठी भाषा के मुद्दे के ऊपर एक ना जो कह सकते हैं उद्धव ठाकरे ने पुरजोर तरीके से, जोरदार तरीके से अपने भाई यानी राज ठाकरे के साथ मिलकर महाराष्ट्र राजनीति को एक अलग दिशा देने का काम किया है। हो सकता है बीजेपी को भी लग रहा हो कि भाई चलिए ये चुनाव तो हमने जीत लिया, अगले चुनावों में हमारे लिए मुश्किलात हो सकती हैं, बीएमसी चुनाव बहुत नज़दीक है। तो ये तमाम समीकरण को साधने के लिए या उनको एक तरीके से अपने पक्ष में लाने के लिए यहाँ पर उद्धव ठाकरे से देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात होना और यहाँ पर एकनाथ शिंदे के तमाम विधायकों के ऊपर एक के बाद एक आरोप लगना कहीं ना कहीं ये बताता है कि क्या बीजेपी जो है अब पल्ला झाड़ना चाहती है एकनाथ शिंदे से। क्योंकि आप देखिए कि जब सरकार बन रही थी उस वक्त भी एकनाथ शिंदे ये बात कह रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री मुझे बनाइए, भले ही 6 महीने के लिए आप समय दीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा। लेकिन बीजेपी ने कहा कि भाई हमारे पास सीटें पुख्ता तौर पर मजबूत हैं, 130-32 सीटें हैं, 10-15 सीटें हमें चाहिए बहुमत के लिए, और अजीत पवार हमारे साथ पहले ही साथ चलने को तैयार हैं। तो एकनाथ शिंदे जी आप रहिए या मत रहिए, हमारे ऊपर इसका कोई असर नहीं होगा। आखिर में एकनाथ शिंदे को हार माननी पड़ी और जो उप मुख्यमंत्री का पद था वो स्वीकार करना पड़ा। तो आप देखिए एकनाथ शिंदे को भी कहीं ना कहीं अब बीजेपी के साथ चलने में घुटन हो रही है। और यहाँ पर जिस तरह से उनके पक्ष के मंत्री और विधायकों के ऊपर आरोप लग रहे हैं, उससे भी ऐसा लगता है कि
एकनाथ शिंदे या उनकी पार्टी की जो छवि है वो खराब करने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शिंदे को भी सामने आकर कहना पड़ा अपने तमाम विधायकों से कि भाई काम पे ध्यान लगाइए, इस तरह की चीजें करेंगे तो हमारी छवि कहीं ना कहीं खराब होती हुई दिखाई पड़ेगी। माना यह जा रहा है कि अगर जिस तरीके से हाल ही में श्रीकांत शिंदे पर एक नोटिस मिला, उसके बाद कार्रवाई की बात थी, फिर मामला थोड़ा दबा, लेकिन आदित्य ठाकरे भी इस मुलाकात में थे, तो ये माना जा रहा है कि अगर भविष्य में कभी अगर एकनाथ शिंदे अपने राहें अलग करते हैं, पीछे हटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हाल ही में शिवसेना को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक बड़ी सुनवाई हुई, आखिरी फैसले आ सकते हैं। पार्टी संविधान के तहत उद्धव गुट का दावा है कि हमें ही पार्टी का सिंबल और नाम मिलता नजर आएगा। अगर ऐसा होता है तो बीजेपी जरूर उद्धव को अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी, और हो ये सकता है कि आदित्य ठाकरे को डेप्यूटी सीएम पद का ऑफर दिया जा सके, क्योंकि अगर कल को शिंदे कदम पीछे करेंगे तो आदित्य ठाकरे को आगे बढ़ा सकते हैं, और उद्धव भी ये चाहेंगे कि उनका बेटा आगे बढ़े, क्योंकि जैसा कि ये बात कही गई कि 2029 तक तो कोई भी आपके लिए राह नहीं दिख रही, तो ये हकीकत भी है, क्योंकि बीजेपी बहुत मजबूत हो गई है, और अगर उद्धव साथ जाते हैं तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि पहले भी साथ में गठबंधन रह चुका है। अब देखते हैं आगे क्या फैसला होता है। ये मुलाकात सिर्फ शिष्टाचार थी या राजनीतिक। बने रहे चैनल के साथ, बहुत बहुत शुक्रिया।